नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मानव और आपका स्वागत है द मिडनाइट फियर में। जब आधी रात में सन्नाटा छा जाता है और हर तरफ खामोशी होती है तो मैं आपके लिए लाता हूं कुछ ऐसी कहानियां जो आपकी रातों की नींद छीन लेंगी। अगर आपका दिल कमजोर है तो बेहतर होगा कि आप यहां से वापस चले जाएं, क्योंकि यहाँ जो डर है वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली हाईवे पर सुबह का समय है और एक एसयूवी तेज रफ्तार से पहाड़ों की ओर बढ़ रही है। दोनों तरफ कोहरे की चादर बिछी है। अमन मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस अब दिल्ली का धुआं पीछे और पहाड़ों की हवा सामने। पीछे की सीट पर स्नैक्स खाते हुए रोहित कहता है, मैं तो सिर्फ गर्मा गर्म मोमो और थुक्पा के लिए जा रहा हूँ। एडवेंचर तो बोनस है। अपने मोबाइल में गांव की तस्वीरें देखते हुए नेहा पूछती है, ये ठंडावन गांव इतना अलग थलग है? गूगल मैप पर तो बस एक छोटा सा डॉट आ रहा है। खिड़की से बाहर झांक रही सिमरन हल्की बेचैनी में पूछती है, मतलब वहां नेटवर्क भी नहीं होगा? अमन जवाब देता है, बिल्कुल, और वहीं तो मजा है। नो कॉल्स, नो मैसेज। गाड़ी अब एक पतली सड़क पर है जहां एक तरफ गहरी खाई है और दूसरी तरफ बर्फ से ढकी चट्टान। टायरों से बर्फ उड़ रही है और हवा में ठंड और बर्फ के साथ हल्की सी नमी है। सिमरन कहती है, ये मौसम तो मूवी जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। नेहा मजाक में कहती है, सर्दियों का हॉरर मूवी वाला सेटअप मिल गया हमें। अचानक एक छोटा सा ढाबा आता है और अमन कार रोकता है। सब गर्म चाय पीते हैं। उनकी बातें सुनकर एक लोकल ड्राइवर गंभीर आवाज में पूछता है, ठंडावन वहां क्यों जा रहे हो? अमन बताता है, ट्रिप के लिए, मेरा दोस्त वहां होमस्टे चलाता है। ड्राइवर आंखें टेढ़ी करते हुए कहता है, गांव ठीक है पर जंगल से दूर रहना, और गुफा के पास तो बिल्कुल मत जाना। रोहित हंसते हुए पूछता है, क्या वहां भूत रहता है? ड्राइवर धीमी आवाज में कहता है, भूत नहीं, हिम मानव। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। बाहर धुंध और बर्फ है और ढाबे के अंदर अंगीठी की हल्की गर्मी है। ढाबे वाला गहरी आवाज में आंखें सिकोड़कर पूछता है, इतनी ठंड, इतनी बर्फ इस सुनसान रास्ते पर, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अमन जवाब देता है, ठंडावन गांव, दोस्त से मिलने। ढाबे वाला हल्की हंसी के साथ लेकिन आंखों में डर लिए कहता है, ठंडावन सुना है वहां जंगल के अंदर एक गुफा है? नेहा पूछती है, हाँ कुछ कुछ सुना है, क्यों? ढाबे वाला अब पूरी तरह गंभीर हो गया है। वो आवाज धीमी करके कहता है, क्योंकि उस गुफा में जो रहता है उसे किसी ने देखा नहीं। रोहित हंसते हुए पूछता है, तो फिर ये बातें फैलती कैसे हैं? ढाबे वाला रोहित की आंखों में सीधा देखते हुए कहता है, क्योंकि जिसने भी उसे देखने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा। ढाबे के कोने में बैठे बुजुर्ग ताश खेलना बंद कर देते हैं। बस अंगीठी की लकड़ी चटकने की आवाज आती है। सिमरन धीरे से पूछती है, मतलब? किसी को पता भी नहीं कि वो कैसा दिखता है। ढाबे वाला हल्का सिर हिलाते हुए कहता है, बस इतना सुना है, बर्फ में उसके कदमों की आवाज इंसान जैसी नहीं होती। बाहर बर्फ गिरना तेज हो चुका है। चारों दोस्त अब भी चाय पी रहे हैं, लेकिन ढाबे वाले की बातें उनके दिमाग में घूम रही हैं। अचानक ढाबे का दरवाजा जोर से खुलता है। ठंडी हवा और बर्फ के टुकड़े अंदर आ जाते हैं। दरवाजे पर एक बिखरे बालों वाला, फटे ऊनी कपड़े पहने, नंगे पांव आदमी खड़ा है। उसका चेहरा धूप और ठंड से फटा हुआ है और आंखों में पागलपन की चमक है। उसकी सांसें भारी और तेज हैं, जैसे बहुत दूर से दौड़ता हुआ आया हो। नेहा चौंककर धीरे से अमन से पूछती है, ये कौन है? वो आदमी अचानक जोर जोर से बड़बड़ाने लगता है, वो आ रहा है, वो फिर से आ रहा है, सबको खा जाएगा, सबको। सिमरन डर के मारे अपनी कुर्सी पीछे खिसका लेती है। ढाबे में बैठे बाकी ग्राहक एकदम चुप हो जाते हैं। ढाबे वाला गहरी सांस लेकर, जैसे कोई पुराना घाव खुल गया हो, कहता है, ये भोलू है? अमन पूछता है, क्या हुआ इसे? ढाबे वाला धीरे धीरे गंभीर स्वर में बताता है, 3 साल पहले इसका पूरा परिवार जंगल में लकड़ियां काटने गया था। शाम तक वापस नहीं आए। गांव वालों ने खोजा, सिर्फ ये मिला, गुफा के पास, अकेला, खून में लथपथ, बेहोश। नेहा पूछती है, बाकी सब? ढाबे वाला नजरें झुकाकर कहता है, उस राक्षस की भेंट चढ़ गए। भोलू जमीन पर बैठकर अब भी बड़बड़ाता है। उसकी उंगलियां बर्फ में कुछ अजीब सा पैटर्न बनाती हैं। ढाबे वाला धीरे से जोड़ता है, तब से ये बस एक ही बात दोहराता है, वो फिर आएगा। बाहर बर्फ गिर रही है और हवा तेज है। चारों दोस्त गाड़ी में बैठते हैं। अमन इंजन स्टार्ट करता है। शीशे पर बर्फ जम रही है और हीटर चालू होता है। अमन पीछे मुड़कर कहता है, सब बैठ गए? रात होते ही ये इलाका अच्छा नहीं। गाड़ी धीरे धीरे ढाबे से निकलने लगती है। अचानक खिड़की पर जोर का धप, गाड़ी झटके से रुकती है। वो भोलू है, बिखरे बाल, फटे कपड़े, नंगे पांव, आंखों में पागलपन। वो शीशे से चेहरा लगाकर भारी सांसें ले रहा है। नेहा सिमरन से फुसफुसाकर कहती है, बेचारा, लगता है भूखा होगा। नेहा पर्स से कुछ पैसे निकालती है और खिड़की थोड़ा नीचे करती है। पैसे आगे बढ़ाते ही भोलू का चेहरा और विकृत हो जाता है। वो पैसे छीनकर जमीन पर फेंक देता है।
और फिर सिर पीछे झटक कर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनसान बर्फीली सड़क में गूंजने लगती है, जैसे कोई मजाक सिर्फ उसे ही समझ आ रहा हो। फिर अचानक वो हंसी रोक देता है। अमन घबराकर कहता है, चुपचाप खिड़की बंद करो और दरवाजा लॉक। भोलू पीछे हटता है और धुंध में गायब हो जाता है। गाड़ी फिर से चल पड़ती है, लेकिन अब हल्की हल्की बर्फ और धुंध है, लेकिन अंदर हीटर चल रहा है और सब थोड़ा रिलैक्स होने लगे हैं। रोहित हंसते हुए अमन से कहता है, भाई तुझे देखकर वो भोलू ऐसे क्यों हंसा? कहीं तेरे पीछे तेरा पुराना बकाया तो नहीं है? अमन थोड़ा झेप कर कहता है, चल बे, लगता है तुझसे मिलकर वो डर गया होगा। नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, डर? रोहित से? वो तो भूत को भी सेल्फी के लिए मना लेगा। सब हंसने लगते हैं। सिमरन मजाक में कहती है, सुनो, अगर सच में यहाँ कोई राक्षस है तो हमें रोहित को चारा बना देना चाहिए। रोहित नकली डर दिखाते हुए कहता है, हाँ हाँ, और फिर तुम सब गाने गाते हुए वापस घर जाओगे। सब जोर से हंसते हैं और माहौल हल्का हो जाते सुनते हैं। रात का अंधेरा छा चुका है, लेकिन गांव का चौक रंग बिरंगी रोशनी और दीपकों से जगमगा रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, औरतें रंग बिरंगे पहाड़ी कपड़े पहने नाच रही हैं, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। गांव के बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का मंच है, जिस पर लाल कपड़े से ढकी देवी की मूर्ति रखी है। चेहरे पर शांत मुस्कान, पर आंखों में कठोरता। नेहा चारों तरफ देखते हुए, वाह, लगता है हम अच्छे दिन पर आए हैं। करण गंभीर होकर, आज देवी की पूजा है, हमारी रक्षक देवी। गांव वाले मानते हैं कि अगर हर साल ये पूजा ना हो तो जंगल का वो जीव यहाँ आ जाएगा। रोहित हंसते हुए, मतलब ये देवी उस हिममानव को भगाती है? ड्राइवर धीमे स्वर में, आंखें नीची करके, भगाती नहीं, रोकती है। ढोल अचानक रुक जाते हैं। एक बूढ़ा पुजारी, सफेद दाढ़ी और माथे पर सिंदूर का बड़ा टीका मंच पर आता है। वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है। ढोल फिर बजने लगते हैं। सिमरन फुसफुसाकर नेहा से, तुमने नोटिस किया? सब लोग थोड़े डरे हुए लग रहे हैं, जैसे ये पूजा मजे के लिए नहीं, मजबूरी में कर रहे हों। नेहा कुछ कहने ही वाली होती है कि अचानक हवा तेज हो जाती है, दियों की लौ कांपने लगती है और दूर जंगल से एक गहरी असामान्य दहाड़ सुनाई देती है। पूरे गांव पर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। पुजारी जोर से मंत्र पढ़ने लगता है और ढोलकिए तेज बजाने लगते हैं, जैसे उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन शहर से आए चारों दोस्त भीड़ के बीच थोड़े अलग खड़े हैं। मंच पर बैठा बूढ़ा पुजारी मंत्र पढ़ रहा है, पर उसकी आंखें बार बार उठकर सीधे इन चारों पर टिक जाती हैं। उसकी नजरें ठंडी और गहरी हैं, जैसे किसी की आत्मा के भीतर झांक रही हों। नेहा धीरे से अमन से, तुमने देखा? वो हमें ही देख रहा है। अमन थोड़ा असहज होकर, हाँ, शायद शहर से आए लोग यहाँ कम आते होंगे। पुजारी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदलता, पर उसकी नजरों में एक अजीब सा इशारा है, जैसे वो पहले से जानता हो कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं और उनके साथ क्या होने वाला है। मंत्र खत्म होते ही वो मंच से उतरता है। भीड़ उसके पैर छूने के लिए झुकती है, पर वो सीधे चारों की तरफ बढ़ता है। उसकी लंबी जटाएं, मटमैला चोला और गले में हड्डियों सी माला सब उसे और डरावना बनाते हैं। वो पास आकर सिर्फ एक वाक्य कहता है, बेहद धीमे स्वर में, यहाँ रात तुम्हारे लिए नहीं है। फिर बिना रुके आगे बढ़ जाता है, भीड़ में गायब हो जाता है। सिमरन धीमे स्वर में, ये क्या था? उसने हमें ऐसे क्यों कहा? उसके जवाब में सिर्फ दूर से आती ढोल की आवाज सुनाई देती है, और उस ढोल के पीछे कहीं गहरे जंगल से आती हुई वही अनजानी दहाड़। लकड़ी के घर के अंदर अंगीठी में लकड़ियां चटक रही हैं और मेज पर गरम गरम खाना लगा है। राजमा चावल, मक्की की रोटी, सरसों का साग और भाप उड़ाती हुई चाय। सिमरन खुश होकर, वाह करण, तुमने तो कमाल का इंतजाम किया है। करण मुस्कुराकर, अरे यहाँ मेहमान आए हैं तो बेस्ट खाना बनाना ही था। चारों दोस्त बैठकर खाना खाने लगते हैं। बाहर बर्फ गिरने की धीमी आवाज सुनाई दे रही है। रोहित मुंह में कौर डालते हुए मजाक में, तो करण भाई सच सच बताओ, ये हिममानव का किस्सा यहाँ सिर्फ टूरिस्ट डराने के लिए है ना? करण चम्मच रखते हुए हल्की मुस्कान, काश ऐसा होता। सब थोड़ा ध्यान से उसकी तरफ देखते हैं। सिमरन, मतलब तुम मानते हो कि वो सच में है? करण धीरे धीरे बोलते हुए, मेरे दादाजी ने उसे अपनी आंखों से देखा था, बर्फीले तूफान में, 6 फुट से भी ऊंचा, सफेद बाल, लाल आंखें, और सबसे डरावनी बात, वो इंसानी आवाज में मदद के लिए पुकारता है। नेहा थोड़ा हंसकर, अरे ये तो फिल्मी लगता है। करण गंभीर होकर, जब तुम उसे सुनते हो तो लगता है तुम्हारा कोई अपना बुला रहा है और तुम उसके पीछे पीछे जंगल में चले जाते हो। अमन, और जो उसके पीछे जाता है? करण आंखें झुकाकर, वो कभी वापस नहीं आता। सबके हाथों में चम्मच रुक जाते हैं। बाहर से अचानक तेज हवा का झोंका आता है, खिड़की हिलने लगती है। करण खिड़की की तरफ जाकर उसे कसकर बंद करता है, लेकिन जाने से पहले उसकी नजर बाहर अंधेरे जंगल में टिक जाती है। सिमरन, क्या हुआ? करण धीमे स्वर में, कुछ नहीं, बस लगा कोई देख रहा है। सूरज की किरणें बर्फ पर चमक रही हैं, लेकिन ठंड अब भी हड्डियों में चुभ रही है।
मंदिर पहाड़ की ढलान पर बना है, चारों तरफ देवदार के पेड़ और दूर तक फैली सफेद चादर। चारों दोस्त करण के साथ सीढ़ियां चढ़ते हैं। घंटी की धीमी धीमी आवाज और अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुली है। सिमरन, धीरे से, ये मंदिर तो बहुत पुराना लग रहा है, जैसे सदियों से खड़ा हो। नेहा, और ये देखो, दरवाजे पर अजीब सी लकड़ी की नक्काशी। ये क्या है? दरवाजे पर बने अजीब प्रतीक इंसान और जानवर के बीच का एक विशालकाय प्राणी जिसके हाथ में इंसान का कंकाल है। अमन हैरानी से, ये तो मानव जैसा लग रहा है। तभी मंदिर के अंदर से गहरी भारी आवाज आती है, नाम मत लो उसका। सब चौंक कर देखते हैं। दरवाजे के भीतर से पुजारी निकल रहा है। लंबा कद, सफेद जटाएं, माथे पर भस्म और गले में हड्डियों की माला। उसकी आंखें लालिमा लिए ठंडी और गहरी हैं। पुजारी धीरे धीरे पास आते हुए जो उसका नाम लेता है वो उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है, और उसका ध्यान मौत को बुलाने जैसा है। चारों दोस्त असहज होकर एक दूसरे को देखते हैं। करण आदर से, महात्मन, ये मेरे शहर के दोस्त हैं, पूजा देखने आए हैं। पुजारी बिना पलक झपकाए उन्हें घूरता है, फिर नेहा के कंधे के पास झुककर फुसफुसाता है, तुम लोग यहाँ गलती से नहीं आए हो, वो तुम्हें खींच कर लाया है। नेहा के हाथ से स्कार्फ फिसल जाता है और उसकी धड़कन तेज हो जाती है। रोहित थोड़ा हंसकर डर छुपाते हुए, हम तो बस घूमने आए हैं, ये सब कहानियां हैं, है ना? पुजारी उसकी ओर मुड़कर गहरी आवाज में कहता है, कहानियां सच्चाई को जिंदा रखने का आखिरी जरिया होती हैं, लेकिन जब सच्चाई जाग जाए तो कहानियां खत्म हो जाती हैं। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो अंदर मंदिर के अंधेरे में वापस चला जाता है। पीछे सिर्फ घंटियों की आवाज और हवा की सीटी बजती है। आसमान पर बादल छाए हैं, पेड़ों के बीच बर्फीली हवा सीटी बजाती हुई बह रही है। चारों दोस्त करण के साथ जंगल की संकरी पगडंडी पर चलते हैं। सिमरन कैमरा निकालते हुए, वाह, ये नज़ारा तो फिल्मी है। करण हल्की मुस्कान, बस आगे जो है वो तुम्हें और भी हैरान कर देगा। पेड़ों के बीच से अचानक एक खुला इलाका आता है और वहां सामने एक लकड़ी का पुराना पुल है। पुल दो गहरी घाटियों के बीच लटका हुआ है। नीचे सफेद धुंध में बर्फीली नदी बह रही है। लकड़ी की तख्तियां पुरानी, कुछ जगह से टूटी हुई, रस्सियां घिसी हुई। अमन चौंक कर, भाई ये तो काफी पतला है। करण, हाँ, इस पर एक बार में एक ही आदमी जा सकता है, और चलते वक्त रस्सी पकड़ना मत छोड़ना। रोहित मजाक में, अगर किसी ने बीच में आकर रस्सी काट दी तो? सब हंसते हैं, लेकिन करण की आंखों में हल्की चिंता झलकती है। पहला जाने वाला करण, वो सावधानी से कदम रखता है, लकड़ी चरमराती है। फिर सिमरन, उसके बाद अमन और फिर नेहा। जब रोहित आखिरी में कदम रखता है, हवा अचानक तेज हो जाती है। पुल हिलने लगता है, नीचे से धुंध ऊपर उठकर उसके पैरों को छूती है। रोहित घबराकर, अरे ये हिल क्यों रहा है? पीछे पुल के मुहाने पर धुंध में एक लंबी भारी परछाई दिखाई देती है, लेकिन जब रोहित मुड़कर देखता है वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ हिलती हुई रस्सी और गहरी घाटी का सन्नाटा। अभी सब थोड़ी राहत महसूस कर ही रहे होते हैं कि पीछे से एक भारी गूंजती हुई गुर्राहट सुनाई देती है। हवा ठंडी से बर्फ जैसी जम जाती है। सभी एक साथ मुड़कर पुल की ओर देखते हैं। धुंध के बीच से एक विशालकाय परछाई धीरे धीरे उभरती है। वो करीब 9-10 फीट लंबा है। सफेद बर्फ जैसा फर, लेकिन जगह जगह लाल दाग जैसे खून के हों। आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही हैं। सांस इतनी भारी कि धुंध और भी गाढ़ी हो रही है। सिमरन कांपते हुए फुसफुसाकर, ये क्या है? हिममानव धीरे धीरे पुल पर कदम रखता है। लकड़ी उसके वजन से चरमराती है। फिर अचानक वो अपनी मोटी फर वाली भुजाओं से रस्सी को एक झटके में खींचता है। धड़ाम, रस्सी टूट जाती है। पुल आधा हवा में लटकता है और दूसरी तरफ धड़ाम से घाटी में गिर जाता है। टूटते पुल की आवाज गहरी घाटी में गूंजती है, जैसे पूरी पहाड़ी कांप गई हो। दोस्त एक दूसरे को सहम कर देखते हैं। अमन हकलाते हुए, अगर हम थोड़ा देर से आते तो? करण बस धीमे स्वर में कहता है, अब लौटने का रास्ता नहीं बचा। सबके चेहरे पर सदमा और डर साफ है, और दूर से उस हिममानव की गुर्राहट फिर से गूंजती है। पुल के टूटने के बाद सब कुछ देर के लिए सन्नाटे में डूबा है। सिर्फ ठंडी हवा की सीटी और पेड़ों के बीच बर्फ की सरसराहट सुनाई देती है। सिमरन घबराकर, अब हम वापस कैसे जाएंगे? करण, धीरे, आगे चलो, यहाँ खड़े रहना खतरनाक है। सब बिना कुछ बोले पगडंडी पकड़कर जंगल के अंदर बढ़ते हैं। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी हैं कि सूरज की रोशनी लगभग गायब हो चुकी है। चारों तरफ बर्फ और धुंध, सब कुछ एक जैसा, जैसे जंगल उन्हें निगल रहा हो। अचानक दूर से टहनियों के टूटने की आवाज आती है। सभी रुक जाते हैं। रोहित धीरे से, ये हवा नहीं थी। दूर धुंध में एक पल के लिए फिर वही विशाल सफेद साया दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो झुककर उन्हें देख रहा है। उसकी आंखों में वही लाल जलते अंगारे जैसी चमक। जैसे ही अमन उसे देखने की कोशिश करता है, वो साया धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाता है। अमन तेज सांस लेते हुए, ये हमें पीछा कर रहा है। करण बस एक बात कहता है, ये अपने शिकार के साथ खेलता है, मारने से पहले। एक ठंडी लहर सबके शरीर में दौड़ जाती है।
पेड़ों के बीच से फिर वही गुर्राहट आती है, इस बार और भी पास से। सबने मजबूरी में जंगल के एक खुले हिस्से में ठहरने का फैसला किया है। अंगीठी जैसी आग जलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बर्फीली हवा बार बार लौ बुझा देती है। सिमरन कांपते हुए, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, लगता है कोई हमें देख रहा है। करण, बस रात निकाल लो, सुबह तक रास्ता मिल जाएगा। अचानक पेड़ों के बीच से हल्की दौड़ने की आवाज आती है, जैसे कोई बड़ा जानवर चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो। रोहित तनाव में, ये भेड़िया तो नहीं? करण कुछ कह पाता, इससे पहले पेड़ों के पीछे से दो जलती लाल आंखें चमकती हैं और एक पल में एक विशाल सफेद धुंधली आकृति अमन पर झपट पड़ती है। अमन, आ! बाकी सब चीखते हैं, लेकिन सब इतना तेज होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता। हिममानव अमन को कंधे से पकड़कर हवा में उठा लेता है, उसकी गुर्राहट से पेड़ तक कांप जाते हैं। अमन चीखते हुए, बचाओ बचाओ, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करे, हिममानव अपने दोनों हाथों से अमन का सिर पकड़ता है और एक झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। गर्म खून बर्फ पर गिरते ही भाप बनकर उड़ने लगता है। बाकी सब पत्थर की तरह जम जाते हैं। हिममानव अमन के कटे सिर को हवा में उछालता है और फिर जोर से जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वो उसके धड़ को पकड़कर घसीटता है और एक एक करके पहले दोनों हाथ फाड़कर अलग कर देता है। हड्डियां और मांस चटाक चटाक की आवाज के साथ अलग होते हैं। सिमरन चीखते हुए आंखें बंद कर लेती है, लेकिन आवाजें और भी डरावनी लग रही हैं। फिर हिममानव दोनों पैर भी झटके में खींचकर अलग करता है। टुकड़े टुकड़े बर्फ पर बिखर जाते हैं। पूरा इलाका खून और भाप से लाल हो चुका है। वो विशालकाय दानव एक पल के लिए रुकता है और खून से सना चेहरा ऊपर उठाकर जोर से गरजता है। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है। करण, रोहित और सिमरन एक दूसरे को देखे बिना भाग पड़ते हैं, लेकिन पीछे से हिममानव के भारी कदमों की आवाज उनका पीछा कर रही है। करण, रोहित और सिमरन बेतहाशा भाग रहे हैं। सांस फूल चुकी है, पैर कांप रहे हैं, लेकिन पीछे से हिममानव की गरज और पेड़ों के टूटने की आवाज उन्हें रुकने नहीं दे रही। हवा और ठंडी हो रही है, बर्फ इतनी तेज गिर रही है कि रास्ता दिखना मुश्किल हो गया है। सिमरन हाफते हुए, हम कहाँ भाग रहे हैं? रास्ता तो खो गया। करण घबराकर, बस भागो, रुकना मत। अचानक रोहित के पैर के नीचे बर्फ धंस जाती है और वो गिरते गिरते बचता है। उसके सामने एक काली चौड़ी दरार जैसी जगह है। गौर से देखने पर पता चलता है ये दरार एक गुफा का मुंह है। रोहित, अंदर चलो, हो सकता है ये हमें छुपा ले। तीनों बिना सोचे समझे गुफा में घुस जाते हैं। गुफा के अंदर अंधेरा और ठंड का आलम है। गुफा की दीवारों पर बर्फ जमी है और छत से बर्फ के नुकीले टुकड़े लटक रहे हैं। अंदर से हल्की सी सड़ांध आ रही है, जैसे कहीं मांस सड़ रहा हो। सिमरन कांपते हुए अपनी टॉर्च जलाती है और सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। दीवारों पर खून के निशान हैं और कोनों में अधखाए शरीरों के ढेर पड़े हैं। कुछ के सिर्फ हड्डियां बची हैं, कुछ के मांस आधा चबा हुआ है। उनमें इंसानों के कपड़े और गहने भी पड़े हैं। साफ है ये सिर्फ जानवरों के नहीं हैं। करण धीरे से डरते हुए, हे भगवान, ये सब इंसान है। रोहित कांपते हुए पीछे हटता है। तभी गुफा के अंदर से भारी सांसों की आवाज आने लगती है। एक छाया धीरे धीरे हिल रही है और टॉर्च की रोशनी में दिखता है हिममानव, जिसकी ऊंचाई कम से कम 10 फुट, चेहरा खून और बर्फ से सना हुआ और हाथ में इंसानी रीढ़ की हड्डी लटक रही है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसकी लाल आंखें सीधे उन पर टिकी हैं। गुफा के अंदर ठंड इतनी है कि सांस से धुंध के बादल बन रहे हैं। सिमरन रोते हुए पीछे हट रही है। करण और रोहित पत्थर ढूंढकर हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक हिममानव एक जोरदार गुर्राहट करता है और एक छलांग में गुफा के मुंह तक पहुंच जाता है। वो बाहर पड़ी बर्फ और भारी पत्थरों को दोनों हाथों से खींचकर मुंह पर पटक देता है। पत्थर के गिरने से गुफा का अंधेरा और गहरा हो जाता है। थोड़ी ही देर में बाहर का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। अब सिर्फ गुफा की भीगी ठंडी दीवारें और सड़ांध भरी हवा बाकी है। हिममानव अब कुछ ही कदम दूर है। उसका मुंह आधा खुला है, दांतों के बीच से गर्म भाप निकल रही है और अंदर फंसी हड्डियों के टुकड़े साफ दिख रहे हैं। करण, रोहित और सिमरन गुफा के एक तंग अंधेरे कोने में सिमट कर बैठे हैं। सांसों की आवाज भी दबाकर रखने की कोशिश, लेकिन दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि लगता है जैसे बाहर से सुनाई दे जाएगा। गुफा के मुंह की ओर से भारी कदमों की धमक आती है। धड़ धड़ धड़, हर कदम के साथ बर्फ के टुकड़े छत से टूटकर गिर रहे हैं। अचानक टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ती है। वो है हिममानव। उसकी लाल आंखें अंधेरे को चीर रही हैं। शरीर से बर्फ और खून टपक रहा है, लेकिन सबसे डरावना है उसके हाथ में कुछ। वो है अमन का सिर और शरीर के बाकी कटे हुए टुकड़े। हाथ से खून अभी भी टपक रहा है और उसकी उंगलियों के बीच मांस के रेशे अटके हुए हैं। हिममानव गुफा के बीच में बैठ जाता है, जैसे किसी राजा का सिंहासन हो। वो अमन के टुकड़ों को एक एक करके जमीन पर रखता है और फिर अपने नुकीले दांतों से मांस नोचकर खाने लगता है। चटाक चर चटाक, मांस फाड़ने और हड्डी चबाने की आवाज गुफा में गूंजने लगती है। सिमरन के आंसू निकल जाते हैं। वो रोने से खुद को रोकने के लिए होंठ दबा लेती है। करण रोहित की तरफ देखता है।
दोनों के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल है, अब क्या करेंगे। हिममानव अचानक खाना रोक देता है। वो हवा को सूंघता है, जैसे उसे उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया हो। हिममानव अपनी जगह से उठता है। उसकी गुर्राहट गुफा में गूंज रही है। वो सीधे उनकी तरफ बढ़ता है। धड़ धड़ धड़। करण धीमे फुसफुसाते हुए, पीछे हटो, पीछे हटो। तीनों पीछे की तरफ सरकते हैं और दीवार के पास एक संकरा, अंधेरा दरार जैसा रास्ता देख लेते हैं। बिना सोचे समझे वो उसमें घुस जाते हैं। सुरंग इतनी तंग है कि झुककर रेंगना पड़ता है। हवा भारी है, जैसे सदियों से यहाँ कोई नहीं आया हो, या फिर बहुत पहले कोई आया था और कभी बाहर नहीं गया। कुछ मीटर अंदर जाते ही टॉर्च की रोशनी में अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं। पत्थर की दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान, टूटी हुई हड्डियां जो दीवारों में गड़ी हुई हैं, और कुछ खोपड़ियां जिन पर अब भी चमड़ी के सूखे टुकड़े चिपके हुए हैं। सिमरन डर से चीखने ही वाली होती है, लेकिन करण उसका मुंह दबा देता है। अचानक आगे से एक धीमी घसीटने की आवाज आती है। रोशनी डालते हैं तो एक आधा सड़ा हुआ इंसान जमीन पर रेंग रहा है। उसका एक पैर नहीं है और आंखें खून से भरी हुई हैं। वो कराहते हुए हाथ बढ़ाता है, भागो। यहाँ भी आता है। इसके पहले कि वो कुछ और कह पाए, सुरंग के पीछे से हिममानव की दहाड़ गूंजती है। उसकी परछाई अब सुरंग के मुंह पर आ चुकी है। अचानक पीछे से हिममानव की दहाड़ इतनी तेज कि कान सुन हो जाए। सुरंग का मुंह काला हो जाता है और उसमें उसकी विशालकाय परछाई उभरती है। उसके नुकीले दांत रोशनी में चमकते हैं और पंजे पत्थर को खुरचते हुए चिंगारियां निकालते हैं। सिमरन, करण और रोहित गुफा के भीतर एक अंधेरी सड़ी गली जगह में आ गए हैं। टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ मानव हड्डियों के ढेर, टूटी खोपड़ियां और खून में भीगे कपड़े बिखरे हैं। एक तरफ पत्थरों पर ताजे खून की चमक दिख रही है। अचानक पीछे से एक भारी गुर्राहट गूंजती है। हिममानव अंधेरे से बाहर आता है। उसके बाल खून से सने हुए, आंखें लाल और चमकती हुई। उसके कंधे पर अमन का आधा कटा हुआ धड़ लटक रहा है, जिससे खून अब भी टपक रहा है। हवा में अचानक धातु घिसने जैसी आवाज होती है। सब चौंकते हैं। हिममानव ने पास में पड़ी जंग लगी लोहे की छड़ उठाई है। वो सीधे रोहित की तरफ बढ़ता है। रोहित पीछे हटता है, लेकिन उसका पैर किसी हड्डी पर पड़कर फिसल जाता है। हिममानव बिजली की तरह झपटता है। उसकी छाती पर घुटना रखकर उसे जमीन पर दबा देता है। रोहित तड़पता है, हाथ पांव मारता है, पर कोई फायदा नहीं। हिममानव लोहे की छड़ उसकी मुंह से अंदर घुसा देता है। क्रुर, दांत और जबड़े की हड्डियां टूटने की आवाज आती है। छड़ गले को चीरते हुए पीछे की खोपड़ी से बाहर निकल जाती है। रोहित की आंखें एकदम बाहर की तरफ फैल जाती हैं। मुंह से खून और सफेद झाग निकलने लगता है। हिममानव उसकी लाश को छड़ से उठाकर भाले की तरह एक तरफ फेंक देता है और लाश दीवार पर टकराकर वहीं अटक जाती है। सिमरन एक दबा हुआ चीख रोकने की कोशिश करती है। करण उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचता है, लेकिन हिममानव ने उनकी हलचल देख ली है। गुफा के अंदर खून की बदबू और रोहित का लटकता शव पीछे छूट चुका है। सिमरन और करण अंधी दौड़ में बाहर की तरफ भाग रहे हैं। उनकी सांसें धुएं जैसी सफेद लकीरें बना रही हैं। पीछे से भारी कदमों की गूंज, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, हर कदम जैसे जमीन को हिला रहा हो। सिमरन हाफते हुए, करण वो पीछे है। करण मुड़कर देखता है। हिममानव गुफा से निकल चुका है। उसका पूरा शरीर बर्फ में लिपटा और उसकी सांसों से भाप के बादल बन रहे हैं। उसके पंजों में अब भी रोहित का खून टपक रहा है। अचानक हिममानव एक पेड़ की मोटी टहनी पकड़ता है और ताकत से फेंकता है। टहनी करण के ठीक पास से गुजरते हुए बर्फ में धंस जाती है, इतनी गहराई तक कि इंसान उसे खींच भी ना पाए। करण और तेज भागता है। सिमरन उसका हाथ पकड़े हुए है, लेकिन सामने बर्फ से जमी झील आ जाती है। सिमरन घबराकर, अब क्या करेंगे? करण इशारे से दिखाता है कि उन्हें झील पार करनी होगी। दोनों बर्फ पर कदम रखते हैं। बर्फ कर की आवाज करने लगती है। हर कदम पे लगता है जैसे नीचे से ठंडा पानी फटकर ऊपर आ जाएगा। पीछे से हिममानव की दहाड़ ग्ररा। वो चारों हाथ पांव पर भागता हुआ बर्फ पर आ जाता है। उसका वजन इतना है कि झील की सतह जगह जगह से टूटने लगती है। अचानक बर्फ का एक टुकड़ा टूटता है और हिममानव का पैर पानी में चला जाता है, लेकिन वो खुद को खींचकर बाहर निकाल लेता है। उसकी लाल आंखें और भी गुस्से से जलने लगती हैं। करण और सिमरन किसी तरह झील पार करते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखते हैं, हिममानव पहले ही झील का आधा हिस्सा पार कर चुका है। करण और सिमरन बर्फ में लड़खड़ाते हुए भाग रहे हैं। पीछे से हिममानव की भारी सांसों और बर्फ पर पड़ते कदमों की आवाज और पास आती जा रही है। अचानक दूर बर्फीली धुंध में एक ऊंचा लकड़ी का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सिमरन इशारा करते हुए, करण देखो, टावर। दोनों जान लगाकर दौड़ते हैं। जैसे जैसे करीब आते हैं उन्हें पता चलता है कि ये पुराना फॉरेस्ट वॉच टावर है। लकड़ी का बना, लंबी सीढ़ियों वाला, ऊपर एक छोटा कमरा। टावर का दरवाजा आधा टूटा हुआ है। सीढ़ियां बर्फ से फिसलन भरी हैं। करण सिमरन को ऊपर चढ़ाता है और खुद पीछे से चढ़ना शुरू करता है। पीछे से अचानक गर्जना। हिममानव टावर के बिल्कुल नीचे पहुंच चुका है। उसके पंजों से लकड़ी के तख्ते चटकने लगते हैं। सिमरन चिल्लाकर, जल्दी करो करण। करण किसी तरह ऊपर पहुंचता है और दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं।
कमरा पुराना और अंधेरा है। दीवार पर एक टूटी रेडियो मशीन रखी है और कोने में जंग लगा शिकारी का भाला पड़ा है। अचानक टावर जोर से हिलने लगता है। धड़ाम धड़ाम। हिममानव नीचे से टावर को पकड़कर झकझोर रहा है। लकड़ी के खंभों में दरारें पड़ने लगती हैं, छत से बर्फ गिरने लगती है और ऐसा लगता है जैसे अगला झटका आते ही टावर गिर जाएगा। करण भाले को उठाता है और खिड़की से नीचे झांकता है। हिममानव ऊपर देख रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल करण की आंखों से मिलती हैं और वो धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर देता है। कमरे में अंधेरा और सीलन है। टूटी खिड़कियों से बर्फ अंदर उड़कर आ रही है। सिमरन दरवाजा बंद करती है और करण धीरे धीरे चारों तरफ देखता है। कोने में एक कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान, चेहरा आधा बर्फ और खून से ढका, आंखें खाली, शरीर अकड़ा हुआ। उसकी वर्दी से साफ है वो फॉरेस्ट ऑफिसर था। सिमरन एक पल के लिए चीख पड़ती है, लेकिन करण उसका मुंह दबा देता है। करीब जाकर देखते हैं, उसके सीने में गहरे पंजों के निशान हैं, जैसे किसी ने उसे चीर कर फेंका हो। उसके पैरों के पास एक भारी भरकम शॉटगन पड़ी है। बैरल पर खून के छींटे और जमी हुई बर्फ जमी है। साथ में एक छोटा सा लेदर का गोला, उसमें अब भी कुछ गोलियां बची हुई हैं। करण फुसफुसाते हुए ये काम आ सकती है। वो झुककर शॉटगन उठाता है। ठंड से धातु इतनी जमी हुई है कि उसके हाथ सुन्न हो जाते हैं। सिमरन गोलियों का बैग पकड़ लेती है। नीचे से धड़ाम। हिममानव अब टावर के आधे हिस्से तक चढ़ चुका है। उसके भारी पंजों की आवाज लकड़ी में गूंज रही है। सिमरन घबराकर करण, वो ऊपर आ रहा है। करण शॉटगन में गोलियां भरता है। चक चक। फिर खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे निशाना साधता है। अचानक हिममानव का चेहरा खिड़की के बिल्कुल पास आ जाता है। उसकी सांसें कांच को धुंधला कर देती हैं और आंखों में पागलपन चमक रहा है। करण खिड़की से झुककर शॉटगन का ट्रिगर दबाता है। धड़ाम। तेज धमाके के साथ धुआं और बारूद की गंध हवा में भर जाती है। नीचे हिममानव को सीधा सीने पर वार लगता है। बर्फ उड़ती है। खून का गाढ़ा छींटा लकड़ी पर गिरता है, लेकिन वो रुकता नहीं, बल्कि उसकी आंखों में और भी पागलपन आ जाता है। वो गुर्राते हुए टावर की सीढ़ियां तोड़ तोड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। सिमरन चीखते हुए, करण एक और मारो। करण फिर निशाना साधता है। इस बार उसके कंधे पर लगता है, लेकिन वो बस एक पल के लिए पीछे झटका खाता है, फिर पंजों से लकड़ी फाड़ देता है। टावर इतना हिलने लगता है कि दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है। नीचे से टूटी लकड़ी और खून की गंध मिलकर हवा में फैल रही है। अचानक हिममानव अपना लंबा हाथ खिड़की के अंदर घुसा देता है। उसके पंजे करण के सिर्फ कुछ इंच दूर हैं। करण फिर से ट्रिगर दबाता है। क्लिक क्लिक। गोलियां खत्म। सिमरन जल्दी से बैग से कारतूस निकालकर उसे देती है, लेकिन हिममानव अब खिड़की के आधे हिस्से से अंदर आ चुका है। उसका मुंह खून से लथपथ और दांतों से भाप निकल रही है। हिममानव की भयानक गुर्राहट कमरे में गूंज रही है। करण आखिरी बचे कारतूस लोड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके हाथ ठंड और डर से कांप रहे हैं। इसी बीच सिमरन की नजर कमरे के कोने में पड़ी एक धातु की चमक पर जाती है। वो झुककर देखती है, पुराना पेट्रोल का कैन। उस पर हाईली फ्लैमेबल का फीका सा स्टिकर चिपका है। सिमरन तेज फुसफुसाते हुए, करण ये देख। करण पलटकर देखता है। हिममानव अब खिड़की का आधा हिस्सा तोड़ चुका है। उसके पंजे इतनी तेजी से हिल रहे हैं कि लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं। सिमरन पेट्रोल का कैन उठाती है। ढक्कन खोलते ही तेज गंध कमरे में भर जाती है। वो टॉवर की लकड़ी की फर्श और खिड़की के पास चारों ओर पेट्रोल छींटने लगती है। करण घबराकर, तू पागल है क्या? इसमें हम भी जल जाएंगे। सिमरन दांत भींचते हुए, जलना उससे मरने से बेहतर है। हिममानव अब कमरे के अंदर घुस आया है। उसका सिर छत से टकराता है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। वो सीधे करण की तरफ झपटता है। सिमरन अपनी जेब से लाइटर निकालती है। थरथराते हाथ से उसे जलाती है। छोटी सी लौ उसकी आंखों में डर और पागलपन दोनों दिखा रही है। सिमरन चिल्लाते हुए, भागो करण। वो लाइटर पेट्रोल से भीगी फर्श पर फेंक देती है। फटाक। तेज धमाके के साथ आग लपटों में बदल जाती है। हिममानव गुर्राता है, पीछे हटता है और उसके बाल और खाल जलने लगते हैं। टावर के ऊपरी हिस्से में धुआं भर चुका है। सिमरन और करण नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिमरन की नज़र पास पड़े एक पुराने लोहे के बक्से पर पड़ती है। वो जल्दी से उसे खोलती है। अंदर कई चमकदार कारतूस और कुछ छोटी छोटी गोलियां रखी हैं, जो शायद उसी शॉटगन में फिट होंगी। करण चिल्लाकर, सिमरन जल्दी आ। वो ऊपर चढ़ रहा है। सिमरन बिना वक्त गंवाए कारतूस अपनी जैकेट की जेब में ठूस लेती है और हाथ में शॉटगन पकड़कर सीढ़ियों से कूद जाती है। पीछे से हिममानव की भयानक दहाड़ और जलती लकड़ी टूटने की आवाज़ मिलती है। वो पूरी तरह आग में लिपटा है, लेकिन उसकी आंखों में मौत का नशा और गुस्सा पहले से भी ज्यादा है। करण और सिमरन भागते हुए टावर से बाहर निकलते हैं और बर्फ पर फिसलते हुए पहाड़ की ढलान से नीचे उतर जाते हैं। आग में जलता हिममानव उनकी तरफ दौड़ता है। उसके पीछे जलते हुए लकड़ी के टुकड़े और धुएं की लकीर बनती जा रही है। बर्फीली हवा में करण और सिमरन की सांसें तेज चल रही हैं। आग में जलता हिममानव उनके पीछे पीछे है। उसके हर कदम से बर्फ में आग की चिंगारियां गिर रही हैं। करण और सिमरन पुल के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन सामने खाई के पार जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं।
रस्सियां आधी जली हुई लटक रही हैं, लकड़ी के तख्तों के टुकड़े गहरी खाई में गिर चुके हैं। करण हाफते हुए, हम वापस नहीं जा सकते। सिमरन चारों तरफ देखती है, उसकी नज़र बचे हुए एक पतली रस्सी और कुछ टूटे तख्तों पर जाती है। वो जानती है कि ये बेहद खतरनाक है, लेकिन पीछे मुड़ने का मतलब है मौत। करण और सिमरन टूटे पुल के किनारे खड़े हैं। सामने खाई, नीचे काली गहराई और पीछे से हिममानव की जलती परछाई। तेज हवा में बर्फ उनके चेहरों को चीर रही है। करण घबराकर, अब क्या करेंगे? पुल तो टूटा हुआ है। सिमरन तेजी से अपनी जैकेट से कारतूस निकालती है, शॉटगन में भरती है। क्लिक टक। उसकी आंखों में डर कम, गुस्सा ज्यादा है। सिमरन दांत भींचते हुए, आज ये यहीं खत्म होगा। पीछे से आग में जलता हिममानव दहाड़ते हुए पुल के टूटे हिस्से पर छलांग लगाता है। लकड़ी चटकने लगती है, क्रैक क्रैक। सिमरन निशाना साधती है और पहला फायर करती है। हाँ, गोली हिममानव के कंधे को चीर देती है, लेकिन वो और गुस्से में आकर पूरी ताकत से रस्सियों को पकड़कर आगे बढ़ता है। करण चिल्लाकर, फिर से मारो, उसके सिर पर। सिमरन दूसरी गोली चलाती है। धां। इस बार उसका आधा चेहरा उड़ जाता है, लेकिन वो गिरता नहीं, बल्कि एक हाथ से पुल पकड़कर दूसरे हाथ से करण को खींचने की कोशिश करता है। करण बर्फ में फिसलता है, उसका एक पैर पुल के बाहर लटक जाता है। सिमरन आखिरी कारतूस डालती है, सीधे हिममानव के पेट में फायर करती है। गोली का असर होते ही वो पीछे की तरफ लड़खड़ाता है और जलते हुए रस्से टूट जाते हैं। धीरे धीरे स्लो मोशन में हिममानव जलते हुए खाई में गिरता है। उसकी दहाड़ अंधेरे में गूंजती है और फिर सिर्फ खामोशी। गांव का बड़ा मैदान, चारों तरफ पुराने लकड़ी के घर, बीच में पूजा का मंडप। सिमरन और करण लड़खड़ाते हुए अंदर आते हैं। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो जिंदा लौटेंगे। गांव वाला फुसफुसाकर, ये तो जंगल में गए थे। गांव वाला कांपती आवाज में, बाकी लोग कहाँ हैं? करण और सिमरन एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में वो सब यादें हैं जो वो कहना नहीं चाहते। गांव का पुजारी आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है, न पूरी खुशी न पूरी हैरानी, बस कुछ छुपा हुआ। पुजारी धीमे स्वर में, तुम दोनों बचकर आ गए। अजीब है, क्योंकि जो उसके इलाके में जाता है लौट कर नहीं आता। सिमरन का दिल तेज धड़कने लगता है। करण को भी उसकी बातें चुभने लगती हैं। करण संभलते हुए, हम बस किस्मत वाले थे। पुजारी हल्की हंसी हंसता है, फिर गांव वालों को देखता है और कहता है, इनके लिए रात को एक विशेष पूजा रखो। इनके बचने का मतलब कुछ तो बदल गया है जंगल में। सिमरन और करण को लगता है जैसे गांव वाले उन्हें घूर रहे हैं, जैसे वो खुश नहीं कि वो लौट आए, बल्कि डर गए हैं कि वो लौट आए। और दूर पहाड़ की तरफ बर्फ पर एक लंबी भारी परछाई खड़ी दिखाई देती